यस, वेरी चीयरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंडिया से संबंधित 70 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। ये एक 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई गई है जिसके 7 पार्ट्स रहेंगे और सभी 500 क्वेश्चंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि किसी भी कंपटीशन के लिए वो हमें ज़रूरी हैं समझने के लिए उसके आंसर्स। चाहे वो हम सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो हम मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे फ्यूचर में हम किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, सब में ये हेल्पफुल रहेंगे। और एग्ज़ाम अगर आप नहीं भी दें तो भी आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पहला देखते हैं एरिया ऑफ इंडिया। जो इंडिया का एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। आपको पता है कि क्षेत्रफल को हम हमेशा स्क्वायर किलोमीटर्स में बताते हैं, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है। लैंड बॉर्डर, जो हमारी पड़ोसी देशों से सीमा लगती है उसे हम लैंड बॉर्डर कहते हैं। ये है हमारी 15,200 किलोमीटर्स, 15,200 किलोमीटर। सी बॉर्डर की अगर हम बात करें, समुद्री सीमा, ये है 7516.6 किलोमीटर्स, 7,516.6 किलोमीटर्स। ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम बात करें, ये है हमारा 2,933 किलोमीटर्स, 2,933 किलोमीटर। और अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो ये लंबाई हमारी रहती है 3214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि किसी भी देश की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए या उसके समय को जानने के लिए उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो भारत का जो लॉन्गिट्यूड है, अगर हम वेस्टर्न साइड से इसकी शुरुआत करें तो एक जगह है गुहार मोती, जो वेस्टर्न साइड में गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से शुरुआत होती है। वहाँ हमारा 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स। और ईस्टर्न साइड की तरफ जाएं तो वहाँ पर रहता है ये 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स। वो जगह है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये है 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स नॉर्थ में। और अगर हम साउथ में देखें इंडिया के तो ये 8 डिग्री एंड 4 मिनट्स अगर हम तमिलनाडु की बात करें। लेकिन आपको पता है अंडमान निकोबार भी भारत का हिस्सा है, तो वहाँ पर ये जो हमारा एक्सट्रीम पॉइंट रहता है वहाँ है 6 डिग्री एंड 30 मिनट्स। यस, हम इसमें अब 8 क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट अगर हम वेस्टर्न साइड की तरफ देखें तो जैसा हमने बताया कि गुजरात में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक जो एक्सट्रीम पॉइंट है आगे वो है गुहार मोती। और ऐसे ईस्टर्न साइड में अगर एक्सट्रीम पॉइंट की बात करें तो वो है किबिथू। और नॉर्थ में अगर हम बात करें एक्सट्रीम पॉइंट की तो वो है इंदिरा कॉल। और एक्सट्रीम पॉइंट साउथ में जो कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है वो है इंदिरा पॉइंट। इंडियन टाइम इज़ कैलकुलेटेड ऑन 82.5 डिग्री, या इसको 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स भी कह सकते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। और जो एक जगह है मिर्ज़ापुर इंडिया में, वहाँ के समय के अनुसार इंडिया का जो है समय सेट होता है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो +5 आवर्स एंड 30 मिनट्स है, जिसको कहते हैं 5 आवर्स 30 मिनट्स GMT। आपको पता होगा कि जो समय लिया जाता है वो ब्रिटेन में एक ग्रीनविच नाम की जगह है, वहाँ से लिया जाता है। उसमें इंडिया का जो समय रहता है वो +5 आवर्स एंड 30 मिनट्स है। ये सब हम देखते हैं स्टेट्स एंड यूटीज़। अब स्टेट्स आप जानते ही हैं 28 रह गए हैं, यूटीज़ 9 हो गए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अब स्टेट्स का दर्जा ले लिया गया और वहाँ पर उसे यूटी बना दिया गया। तो 28 स्टेट्स हुए और यूटीज़ 9। इसको लर्न करने के लिए एक बहुत ईजी ट्रिक बनाई गई है जो फास्टेस्ट ट्रिक है। हर स्टेट के जो इंग्लिश का जो पहला लेटर है उसका, उससे मीन्स 28 लेटर्स हो गए, 28 स्टेट्स हैं तो उससे एक स्टेटमेंट बनाई गई है जो आप लर्न कर लेंगे। उसके बाद आपको स्टेट्स के नाम बताने में बहुत ईज़ रहेगा। जैसे गुजरात के लिए हमने जी लिया, हरियाणा के लिए हमने एच लिया, गोवा के लिए जी लिया, ऐसे ही तमिलनाडु के लिए टी लिया। तो इसकी स्टेटमेंट पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप लर्न कर लेंगे। गुरु GURU, गुरु GK, साथ SATH, वो WO, 5 PANCH, M, 5 M का मतलब MMMMM, JBT तक TAK, गुरु जी के साथ वो 5 M JBT तक, ये सब आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद इजीली आपको हर स्टेट का नाम याद हो जाएगा। जैसे इसमें हम देखते हैं जी से गुजरात,
यू से उत्तराखंड, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश। तो गुरु, गुरु से क्लियर हो गया, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जी के, जी मीन्स गोवा, के मीन्स कर्नाटका। साथ, SATH, एस फॉर सिक्किम, ए फॉर आसाम, टी फॉर त्रिपुरा, एच फॉर हिमाचल प्रदेश। एक बार दोबारा देख लें, गुरु GURU गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जी के गोवा, कर्नाटका। साथ, SATH सिक्किम, असम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। वो, WO, W से क्या हुआ, वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा। 5, PANCH, P फॉर पंजाब, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, N फॉर नागालैंड, C फॉर छत्तीसगढ़, H फॉर हरियाणा। 5 फिर देखते हैं, P फॉर पंजाब, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, N फॉर नागालैंड, C फॉर छत्तीसगढ़, H फॉर हरियाणा। M, 5 बार M, तो फर्स्ट M हो गया मणिपुर, सेकंड M मेघालय, थर्ड M महाराष्ट्र, फोर्थ M मिजोरम, फिफ्थ M मध्य प्रदेश। एक बार फिर देखते हैं, वो 5 M, W मीन्स वेस्ट बंगाल, O मीन्स उड़ीसा, P मीन्स पंजाब, A मीन्स अरुणाचल प्रदेश, N मीन्स नागालैंड, C मीन्स छत्तीसगढ़, H फॉर हरियाणा। M मणिपुर, M मेघालय, M महाराष्ट्र, M मिजोरम, M मध्य प्रदेश। यस, JBT, J फॉर झारखंड, B फॉर बिहार, T फॉर तेलंगाना। दोबारा देखते हैं, J फॉर झारखंड, B फॉर बिहार, T फॉर तेलंगाना। तक, TAK, T फॉर तमिलनाडु, A फॉर आंध्र प्रदेश, K फॉर केरला। T फॉर तमिलनाडु, A फॉर आंध्र प्रदेश, K फॉर केरला। तो आपको ये एक स्टेटमेंट ही याद रखनी है, गुरु जी के साथ वो 5 M, JBT तक। फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ, GURU गुरु, GK, फिर साथ SATH, वो WO, 5 PANCH, M, JBT तक, TAK। तो इस तरह से आपने 28 स्टेट्स लर्न कर लिए, 28 लेटर्स की एक स्टेटमेंट से ही। यस, ऐसे ही यूटीज़ को, 9 यूटीज़ को लर्न करने के लिए एक छोटी सी स्टेटमेंट बनाई गई है हिंदी में, जो कि 3 वर्ड्स की है और हिंदी के जो अक्षर होते हैं उससे बनाई गई है। पूजला दादी चल्दी, जैसे हम देखते हैं, पू से पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ल प्लस आ से मतलब पूजला, तो ल से लक्षद्वीप, आ से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दा से दादर एंड नागर हवेली, दी से दमन एंड दीव। चल दी, चंडीगढ़, ल से लद्दाख और दी से दिल्ली। तो दोबारा देखते हैं एक बार, पूजला दादी चल दी, पू से पुडुचेरी, ज से जम्मू एंड कश्मीर, ल से लक्षद्वीप, आ से अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दादर एंड नागर हवेली, दी दमन एंड दीव, चंडीगढ़, ल लद्दाख, दी दिल्ली। तो इस तरह से आपने केवल 3 शब्दों से ही पूरी 9 यूनिट्स को लर्न कर लिया। ये सबसे ईजीएस्ट और सबसे फास्टेस्ट तरीका है लर्न करने के लिए। यस, बिगेस्ट स्टेट अगर हम एरिया वाइज की बात करें तो वो है राजस्थान। बिगेस्ट स्टेट यदि हम पॉपुलेशन वाइज की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश। स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज की बात करें तो गोवा। स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज की अगर हम बात करें तो वो है सिक्किम। नेक्स्ट है कि 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया टच द कोस्ट लाइन। अगर आपने मैप को देखा होगा तो पाया होगा कि भारत में ऐसे 9 स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्रीज़ टच करती हैं हमारी समुद्री सीमा को, कोस्ट लाइन को, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन को टच करते हैं। एंड 16 स्टेट्स ऑफ इंडिया टच नेबरिंग कंट्रीज़। 16 स्टेट्स ऐसे हैं जो नेबरिंग कंट्रीज़ को टच करती हैं जिनकी सीमाएँ, जैसे गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड नागालैंड। तो 16 स्टेट्स ऐसे हैं जो टच करते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ को। एंड गुजरात एंड वेस्ट बंगाल टच बोथ कोस्ट लाइन एंड नेबरिंग कंट्रीज़। अगर आपने देखा हो गुजरात को, गुजरात की सीमा समुद्री सीमा से भी लगती है और
पाकिस्तान से भी लगती है। ऐसे ही अगर आपने देखा वेस्ट बंगाल को, इसकी सीमा भी समुद्री सीमा से भी लगती है और समुद्री तट से, और साथ में आप कह सकते हैं बांग्लादेश से भी लगती है। 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया नीदर टच एनी ऑफ देम। 5 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जो ना तो समुद्री सीमा को टच करते हैं, ना ही हमारे पड़ोसी देशों को, जिसमें हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इधर से छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया और झारखंड हो गया। तो अब आप सोचेंगे कि 16, 9, 25 हुए और 5 स्टेट्स ऐसे 30 हो गए, जबकि स्टेट्स तो हमारे 28 हैं। तो वही ऊपर वाली लाइन आपको याद रखनी है कि गुजरात और वेस्ट बंगाल जो है वो दोनों को टच करते हैं, कोस्ट लाइन को भी और नेबरिंग कंट्रीज़ को भी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो ऐसा स्टेट है जो 8 और स्टेट्स की बाउंड्री को टच करता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो पाएंगे कि 8 स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी दिल्ली को भी वो टच करता है। ऐसे ही एक सोनभद्र ज़िला है उत्तर प्रदेश में जो 4 स्टेट की बाउंड्री को टच करता है, मध्य प्रदेश की बाउंड्री को, छत्तीसगढ़ की बाउंड्री को, इधर से बिहार और इधर से झारखंड को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए जिसमें आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस निकल आए। इनको आप अच्छे से गौर करेंगे, साथ में आप मैप को रख सकते हैं, उसके साथ आप टैली कर सकते हैं कि वास्तव में ये चीज़ें इस तरह से कुछ तथ्यों को बताती हैं जो कि हमें हर कंपटीशन के लिए काम आएगा। आगे कुछ हम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे तो ये पूछा जाता है कि उसकी स्थापना कब हुई, या उसके हेड कौन है, या उसका हेड ऑफिस कहाँ है। जैसे हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वास्तव में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1, 1937 में, और इसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जैन 26 और 1950 को इसका नाम दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं चीफ जस्टिस श्री शरद अरविंद बोबडे, और आपको पता होगा कि ये 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की वो होती है 65 ईयर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई अप्रैल 1, 1935 में। एक आरबीआई एक्ट बना था 1934 में, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। और शुरू में ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था। टोटल शेयर कैपिटल 5 करोड़ रुपीज़ थी, 100 रुपीज़ ईच शेयर के हिसाब से। और इसको जनवरी 49 में नेशनलाइज कर दिया गया। आज जो इसके गवर्नर हैं वो हैं श्री शशिकांत दास। अगर आपने देखा हो नोट, जितने भी करेंसी नोट होते हैं उनके ऊपर जो गवर्नर के साइन होते हैं। और साथ में आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया सभी प्रकार के करेंसी नोट्स को जारी करता है, लेकिन 1 रुपये का नोट और सिक्के जो हैं वो भारतीय वित्त मंत्रालय जारी करता है, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा इस पर एम्प्लॉयज़ हैं और सबसे ज़्यादा इसकी शाखाएँ हैं। और इसकी जो स्थापना रही वो जुलाई 1, 1955 में हुई। हालांकि ये बात अलग है कि इसकी बहुत, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इसकी स्थापना हुई थी जून 2, 1806 में, और इसको अलग अलग कई नामों से बाद में जाना गया, लेकिन अल्टीमेटली इसको 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं श्री रजनीश कुमार। नेक्स्ट हम देखते हैं ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगस्त 15, 1969 को हुई। इनका हेड ऑफिस जो है वो बेंगलोर में है। आज जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर के सीवन। नेक्स्ट हम देखते हैं CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना रही अप्रैल 1, 1963 में, और इसके डायरेक्टर हैं श्री ऋषि कुमार शुक्ला। BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना दिसंबर 1, 1965 में हुई, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं VK जोहरी। जोशी नहीं है, ये जोहरी है। नेक्स्ट देखते हैं CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना हुई जुलाई 27, 1939 को, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं श्री AP महेश्वरी। नेक्स्ट हम देखते हैं IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना दिसंबर 23, 1887 में हुई, और ये जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी है उसके लिए काम करती है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं श्री अरविंद कुमार। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो एक सिक्योरिटी एनालिसिस चाहिए होता है उसके लिए काम करती है।
इसकी स्थापना इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में हुई थी सितंबर 28, 1968 में। इसके जो चीफ हैं वो हैं सामंत गोयल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई जैन 25, 1950 में। सभी तरह के जो इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट का है, वाइस प्रेसिडेंट का है, लोकसभा का है, राज्यसभा का है, असेंबलीज़ का है, इनकी सबकी जिम्मेवारी जो रहती है इसको इलेक्शन करवाने की, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रहती है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं आज, वो हैं श्री सुनील अरोड़ा। इंडियन नेवल स्टाफ, अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो वास्तव में इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 5, 1612 में। और इंडियन नेवल स्टाफ के हेड जो होते हैं, आपको पता है, उसको हम, उनका जो रैंक रहता है उनको हम बोलते हैं एडमिरल। एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं वो आज एडमिरल हैं भारत के। इंडियन आर्मी की स्थापना हुई अप्रैल 1, 1895 में। और इंडियन आर्मी के जो हेड होते हैं उसे हम जनरल कहते हैं। तो आज जो जनरल हैं वो भारत के, वो है जनरल मनोज मुकुंद। इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 8, 1932 में। और एयरफोर्स के हेड को हम एयर चीफ मार्शल कहते हैं। तो आज जो प्रेजेंट एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार। तो इस तरह से आज आपने 70 क्वेश्चंस को स्टडी किया। जैसा मैंने बताया कि हमने 500 क्वेश्चंस को लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और फ्यूचर में आपको कई तरह के एग्ज़ाम देने होंगे, तो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस कोरिलेट करेंगे। और चाहे आपको एग्ज़ाम नहीं भी देना हो तो भी आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए ये ज़रूरी है। और इसको अच्छे से आप पहले सुनेंगे, समझेंगे, फिर आप डिस्कस करेंगे। जब आपको लगे कि यस आपको कुछ समझ में आया, उसके बाद आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और नोटबुक वो जो परमानेंट हो, जिसको आप कभी सेल नहीं करेंगे, हमेशा वो आपके काम आएगी। थैंक्स ए लॉट।